हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां दोस्त मोदी की हर मदद को तैयार। G20 अध्यक्षता पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा मित्र प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करने के लिए उत्सुक हूँ। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर क्यों कहा जो बाइडेन ने ऐसी बात, किस मुद्दे पर कहा है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ है, पाकिस्तानी राजदूत की हत्या की सबसे बड़ी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आगे क्या हुआ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर भारत अमेरिका के सैन्य अभ्यास से चीन को लगी मिर्ची, अब अमेरिका ने भी दिया है पलटवार करते हुए उसकी बोलती को बंद। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कांग्रेस के पूर्व सांसद का विवादित बयान पीएम मोदी जी की तुलना भस्मासुर से किया दोस्तों। उसके बाद बताएंगे क्या एक्शन लिया गया है, और साथ ही साथ आपको हर तरह की जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। पीएम आवास योजना से भी जुड़ी जहां पर नई लिस्ट निकल कर आ चुकी है दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है, और यही कारण है कि आज भारत की विदेश नीति सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर G20 अध्यक्षता पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा दोस्त मोदी की हर मदद को तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत अमेरिका का मजबूत पार्टनर है और वो G20 की अध्यक्षता के दौरान अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी मदद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा है कि साथ मिलकर हम जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी साझा चुनौतियों से निपटते हुए सतत और समावेशी विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले इजराइल के राष्ट्रपति इशाक हरजोग ने भी भारत की प्रशंसा करते हुए कहा था कि भारत और इजराइल स्वाभाविक रूप से सहयोगी हैं। दोनों देश उन लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता से बंधे हैं जिस आधार पर इनकी स्थापना हुई थी। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब वो एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसमें भारतीय देवताओं की मूर्तियां प्रदर्शित की गई थी। गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के विषय से प्रेरित होकर आतंक, जलवायु परिवर्तन, महामारी को सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में सूचीबद्ध करके एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। इन चीजों से सबसे अच्छी तरह एकजुट होकर ही लड़ा जा सकता है। भारत की G20 प्राथमिकताओं को न केवल हमारे G20 भागीदारों बल्कि ग्लोबल साउथ में स्थित हमारे उन साथियों से परामर्श लेकर भी आकार दिया जाएगा जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। मोदी जी ने यह बातें एक आलेख में कही थी जो अखबारों में छपी थी। जी हाँ दोस्तों, वैसे में अगला G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में राष्ट्रपति जो बाइडेन का पीएम मोदी जी का साथ देना दोस्तों और उनकी हर आवश्यकताओं को पूरा करने जैसा आश्वासन देना, इसके लिए थैंक यू जो बाइडेन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर काबुल से सबसे बड़ी खबर, काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर बड़ा हमला, राजदूत की हत्या की बड़ी कोशिश, बॉडीगार्ड को लगी गोलियां। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर शुक्रवार को आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात एक सुरक्षा गार्ड घायल हुआ है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के वक्त दूतावास में मौजूद पाकिस्तान के कार्यवाहक राजदूत उबैद निजामनी सुरक्षित हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा भी की और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, तालिबानी अधिकारियों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह दावा किया गया है कि दूतावास के पास मौजूद इमारत से फायरिंग की गई थी। हमले के बाद तालिबान के सुरक्षा कर्मियों ने दूतावास को घेर लिया है और आसपास के इलाकों की जांच की जा रही है। अभी तक किसी भी हमलावर को पकड़ा नहीं जा सका है। दूतावास पर हमले के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। काबुल दूतावास में पाकिस्तान के वर्तमान मिशन प्रमुख उबैदुर रहमान निजामनी है, जिन्होंने 4 नवंबर को कार्यभार संभाला था। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को काबुल में पाकिस्तान के मिशन प्रमुख पर हमला करने की निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रमुख की जान बचाने की कोशिश में घायल हुए सुरक्षा गार्ड के भी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं पाकिस्तानी मिशन के प्रमुख पर काबुल में कायराना हमले की निंदा करता हूं। मैं उनकी जान बचाने के लिए गोली खाने वाले बहादुर सुरक्षा गार्ड को सलाम करता हूं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कुछ समय पहले यानी 1 महीने के अंदर में दोस्तों पाकिस्तान और तालिबान के बीच कई सारी झड़पें हो गई हैं दोस्तों। एक तो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, सीज फायर को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया तालिबान द्वारा, और पाकिस्तान पर आक्रमण भी किया गया था दोस्तों। अब ऐसे में पाकिस्तानी राजदूत पर हमला दोस्तों ये दिखाता है कि तालिबानी अब हाथ धोकर पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं। पाकिस्तान की शहबाज
सरकार के पीछे पड़ गए हैं। अब ऐसे में ये आग कहां तक लेकर जाती है पाकिस्तान को, वो देखने वाला होगा। बहरहाल अभी की जो स्थिति थी उससे हमने आपको अवगत करा दिया है दोस्तों। बाकी आगे की अपडेट्स पाने के लिए अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर भारत अमेरिका के सैन्य अभ्यास से चीन को लगी तगड़ी वाली मिर्ची। यूएस ने अपने पलटवार से बोलती कर दी चाइना की बंद। जी हां, अमेरिका ने उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ चल रहे युद्धाभ्यास पर चीन की आपत्तियों का करारा जवाब देते हुए कहा है कि वो भारत के साथ खड़ा है। भारत में अमेरिका की राजदूत एलिजाबेथ जोन्स ने कहा है कि इससे उनका यानी चीन का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास को लेकर चीन ने आपत्ति जताई थी, आप सभी जानते होंगे। चीन ने कहा था कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के करीब अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, जो कि 1993 और 1996 में भारत के साथ हुए समझौते का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। इस पर भारत ने भी दो टूक जवाब देकर कहा था कि भारत जिसके साथ चाहे सैन्य अभ्यास कर सकता है, इस मुद्दे पर किसी तीसरे देश को वीटो नहीं दे सकता। जी हाँ दोस्तों, और अब अमेरिका का चाइना को जवाब देना दोस्तों ये दर्शाता है कि अमेरिका पूर्ण तरह से भारत का साथ देने के लिए तत्पर है दोस्तों, और चीन को तगड़ा झटका दिया गया है ये बयान देकर। ऐसे में थैंक यू अमेरिका एक बार और कह दीजिएगा। और चाइना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जो भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज को उल्लंघन बता रहा है 1993 का। ऐसे में आपकी राय तो बनती ही है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर प्रदर्शन से हिली जिनपिंग सरकार, चीन में इमरजेंसी लेवल की सेंसरशिप का फैसला। बता दें, चीन में जीरो कोविड नीति के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को सीमित करने के लिए शी जिनपिंग सरकार इमरजेंसी सेंसरशिप लगाने का फैसला किया है दोस्तों। सरकार देश में वीपीएन और ऑनलाइन सेंसरशिप को बाईपास करने के किसी भी अन्य तरीके को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक वीवो और वीचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रदर्शनकारियों के लिए संचार सबसे बड़ा हथियार बन गया है। हालांकि चीनी अधिकारियों की इन पर कड़ी निगरानी चल रही है, और फिर यूजर्स वीपीएन के जरिए विदेशी वेबसाइट तक पहुंचने का तरीका खोज रहे हैं। चीन में फेसबुक, ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप तक बैन है। इनकी जगह लोग चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए चीन के ग्रेट फायरवॉल को भी चमका दे रहे हैं, यानी चकमा दे रहे हैं दोस्तों। चाइना डिजिटल टाइम्स की ओर से प्रदान किए गए ट्रांसलेटर के अनुसार इमरजेंसी लेवल का निर्देश सरकार की चिंताओं को दर्शाता है। ये इमरजेंसी लेवल इंटरनेट रिस्पांस कंटेंट मैनेजमेंट का उच्चतम स्तर है। चीन में 24 नवंबर को उरुमकी के एक अपार्टमेंट में आग की घटनाओं के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस हादसे में 10 लोगों की जलने की मौत की भी खबर आई थी। जी हाँ दोस्तों, वैसे में चीन की सिट्टी पिट्टी गुल होती नजर आ रही है दोस्तों जिनपिंग की। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ क्या अब खत्म होगा युद्ध, बातचीत को तैयार पुतिन, लेकिन सेना हटाने पर कह दी ये बात। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 9 महीने से अधिक समय हो चुका है। इसके बावजूद इस युद्ध का कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल सका है। इसी बीच रशिया के संसद क्रेमलिन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो यूक्रेन से अपनी सेना वापस नहीं हटाएंगे। क्रेमलिन की ओर से कहा गया है कि पुतिन राजनयिक समाधान पर भरोसा करते हैं। क्रेमलिन की ओर से यह बयान शुक्रवार को सामने आया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि पुतिन के लिए यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता अपनी सेना को वापस बुलाना है। जो बाइडेन ने यह भी कहा था कि अगर पुतिन यूक्रेन से युद्ध खत्म करने की सोच रहे हैं तो वो क्रेमलिन प्रमुख से बात करने को तैयार हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से जब जो बाइडेन के इस बयान के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन रशिया की सेना को वो यूक्रेन से नहीं हटाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें इसी से जुड़ी बड़ी खबर की, जहाँ विस्फोट के बाद यूक्रेनी दूतावास को मिले खूनी पैकेज, खोला तो निकली जानवरों की आंखें। बता दें, राजधानी मैड्रिड स्थित यूक्रेन के दूतावास सहित पूरे स्पेन में कई जगहों पर लेटर बम मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लेटर बम के मामले सामने आने के बाद यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि विदेशों में कई यूक्रेनी दूतावासों को जानवरों की आंखों वाले खूनी पैकेज मिले हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ने कहा है कि एक खास रंग और गंध के साथ किसी लिक्विड में भिगोए गए पैकेजों कई दूतावासों में भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर एयरफोर्स की तर्ज पर नेवी भी दिल्ली से बाहर मनाएगी स्थापना दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी खुद देखेंगी इसका ताकत। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना की तर्ज पर ही नौसेना भी इस साल 4 दिसंबर को अपना 51वां स्थापना दिवस राजधानी दिल्ली से बाहर बंगाल की खाड़ी से सटे विशाखापट्टनम में मनाने जा रही है। जी हाँ, वायुसेना की तर्ज पर ही नौसेना भी इस साल
साल अपना स्थापना दिवस राजधानी दिल्ली से बाहर बंगाल की खाड़ी से सटे विशाखापट्टनम में मनाने जा रही है। 4 दिसंबर को नौसेना का 51वां स्थापना दिवस है। जी हाँ, नौसेना का स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू भी विशाखापट्टनम में मौजूद रहेंगी और नौसेना की ताकत को खुद देखेंगी। जी हाँ, नौसेना के प्रवक्ता के मुताबिक इस साल नेवी डे के मौके पर राष्ट्रपति की मौजूदगी में विशाखापट्टनम से सटे समुद्र में युद्धपोत, पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान अपने मैन्यूवर दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा अपने नौसेनाओं को दोस्तों, यानी इंडियन नेवी को। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां पर इमरान खान के खास पूर्व ISI चीफ फैज हामिद की छुट्टी पीएम शहबाज ने जल्द रिटायरमेंट को दे दी मंजूरी। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख और सेना प्रमुख पद के लिए अंतिम 6 नामों में शामिल रहे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को के जल्दी सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने के आवेदन को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। मीडिया की एक खबर में यह कहा गया है दोस्तों, ये खबर ऐसे वक्त आई है जब जनरल असीम मुनीर की सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति के बाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने भी जल्दी सेवानिवृत्त की मांग की है। ISI के पूर्व प्रमुख जनरल मुनीर ने जनरल कमर जावेद बाजवा का स्थान लिया है, जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख के रूप में 29 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर चीन को आखिर श्रीलंका से क्या है खुन्नस। पहले कर्ज देकर कंगाल बनाया, अब घूस खिलाकर विदेशी मदद को रोक रहा। जी हाँ, श्रीलंका को कंगाल बनाने के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। श्रीलंका के विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद पाने में अड़ंगा लगा रहा है। वो श्रीलंकाई अधिकारियों को रिश्वत देकर विदेशी मदद पाने की राह में रोड़े अटका रहा है। विपक्ष के इस दावे के बाद से श्रीलंका में चीन को लेकर कोहराम मचा हुआ है। श्रीलंका पर सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज चीन का ही है। इन कर्जों का बड़ा हिस्सा पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के कार्यकाल में लिया गया था। अब श्रीलंका उस कर्ज को चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में उसे अपने खर्चे चलाने और विदेशों से मिले कर्ज की किस्त अदा करने के लिए IMF से $2.9 बिलियन के पैकेज की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते एक और बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका ने एक्विस और TTP के 4 शीर्ष नेताओं पर लगाए प्रतिबंध, घोषित किया वैश्विक आतंकवादी। जी हाँ, अमेरिका ने अल-कायदा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान समूह के 4 शीर्ष नेताओं को वैश्विक आतंकी घोषित किया है। विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को यह ऐलान किया। जिन्हें वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है उनमें अल-कायदा, जो कि भारतीय महाद्वीप का है, उसका उप प्रमुख ओसामा महमूद, अमीर आतिफ यादहा गौरी और समूह की भर्ती शाखा की जिम्मेदारी संभालने वाला महमूद मारूफ शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर तालिबान बढ़ा रहा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ। आखिर क्या धोखे की साजिश है, उस पार बता दें। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने 30 नवंबर को एक ऐलान करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तालिबान ने कहा है कि भारत इस देश में अपनी रुकी हुई परियोजनाओं को दोबारा से शुरू कर सकता है। उधर जब भारत के पड़ोसी देश में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा हो, ऐसे में तालिबान का भारत को न्योता देना बहुत कुछ कह रहा है। दरअसल 28 नवंबर को TTP के रक्षा प्रमुख मुफ्ती मुजाहिम ने एक खत के जरिए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ युद्ध विराम खत्म करने का ऐलान किया था और उसके एक ही दिन बाद अफगानिस्तानी तालिबान के भारत को लेकर सकारात्मक रुख अपनाने में दुनिया को साजिश की बू आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तालिबान भारत की तरफ, या फिर धोखा करने की कोशिश कर रहा है भविष्य में? जी हाँ दोस्तों, एक सच्चे भारतीय होने के नाते कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, ताकि अगर संभलना हो तो अभी आपके बयानों से समझ सकता है अपना भारत। दोस्तों, आप देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर UNSC में भारत की 2 टुक, कहा कोई भी हमें ये ना बताए कि देश को लोकतंत्र पर क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में भारत ने फ्रीडम ऑफ प्रेस और डेमोक्रेसी से जुड़े सवाल पर कहा है कि किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमें लोकतंत्र पर क्या करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि किसी भी देश को यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत को लोकतंत्र पर क्या करना चाहिए। भारत हमेशा से एक लोकतांत्रिक देश रहा है, इसकी जड़ें 2500 साल पुरानी है। हमारे पास लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। इसलिए आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जी हाँ दोस्तों, 15 सदस्य UNSC में रुचिरा कंबोज ने कहा, यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, यहाँ हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है, हर कोई अपने विचार व्यक्त कर सकता है। देश में तेजी से सुधार और परिवर्तन हो रहे हैं, इसके रिजल्ट काफी इंप्रेसिव रहे हैं। देश में हो रहे पॉजिटिव चेंज पूरी तरह दुनिया देख पा रही है, इन्हें अलग से बताने की
की आवश्यकता नहीं। ऐसे में रुचिरा कंबोज की इस बात का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो थैंक यू रुचिरा जी, कहना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर भारत को नाटो में शामिल करने की कोशिश में अमेरिका रशिया के विदेश मंत्री का बड़ा दावा। जी हाँ, क्या अमेरिका भारत को दक्षिण अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल कराना चाहता है? भारत सरकार ने इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह दावा करके चौंका दिया है। लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो भारत को नाटो में शामिल करना चाहता है और चीन को लेकर तनाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसका मुख्य निशाना रशिया है। असल में वो रूस के लिए खतरा पैदा करना चाहता है। लावरोव ने मॉस्को में मीडिया से चर्चा में कहा है कि चीन सागर अब तनाव वाला नया क्षेत्र बनकर उभर रहा है, इसके पीछे नाटो है। नाटो ने यूक्रेन में भी यही किया था। रशिया के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है कि नाटो देश मिलकर भारत को रशिया और चीन के खिलाफ गुटबाजी में शामिल करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाटो दक्षिणी चीन सागर में तनाव बढ़ाने में लगा है ताकि रशिया की घेराबंदी व मुश्किलें बढ़ सके। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर मिसाइल टेस्ट के बाद उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों की बौछार, क्यों भड़के हैं अमेरिका और जापान? जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग पर भड़का अमेरिका और जापान। 3 सीनियर अधिकारियों पर लगाया कड़ा प्रतिबंध। बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बाद उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंधों यानी सैंक्शन की घोषणा कर दी गई है। ये प्रतिबंध अमेरिका और जापान ने लगाया है। दरअसल हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बेहद ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। मिसाइल परीक्षण को क्षेत्र के लिए खतरा बताते हुए जापान और अमेरिका ने इसकी कड़ी निंदा की थी। हालांकि नए प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, इस परीक्षण के लिए अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने 3 व्यक्तियों का निशाना बनाया है। कहा यह जा रहा है कि ये तीनों सामूहिक विनाश के हथियारों यानी WMD को बनाने वाले संगठनों का नेतृत्व करते हैं। अमेरिका ने जिन 3 लोगों पर प्रतिबंध लगाए उनके बारे में कहा जाता है कि वे विनाशकारी हथियार बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से बाहर हुआ एशिया कप तो नहीं लेंगे हिस्सा। जी हाँ, PCB चीफ रमीज राजा ने फिर दे दी है धमकी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 को लेकर एक बार फिर अपनी बौखलाहट दिखा दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दिया है कि अगर एशिया कप को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया गया तो उनकी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी। इससे पहले PCB ने वनडे विश्व कप से हटने की धमकी दी थी। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एशिया कप 2023 को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है और इसी वजह PCB की ओर से लगातार बौखलाहट भरे बयान सामने आ रहे हैं। क्रियनफो पर छवि एक खबर के मुताबिक रमीज ने पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच से इतर कहा कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो हम भी वहां नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान से एशिया कप की मेजबानी छीनी गई तो फिर हम इसे छोड़ने पर विचार करेंगे। जी हाँ, रमीज ने इससे पहले वनडे विश्व कप से हटने की भी धमकी दी थी। ऐसा दोस्तों, रमीज राजा की इन धमकियों को लेकर भारत को क्या विचार रखने चाहिए, अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। एशिया कप वाले मैच को लेकर दोस्तों देखते क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद का विवादित बयान, प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना भस्मासुर से कर दी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेसी पूर्व सांसद VS उग्रप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना भस्मासुर से की है। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मोदी भस्मासुर की तरह है। गुजरात चुनाव में PM मोदी जी को रावण दुर्योधन के बाद भस्मासुर बताया गया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर निशाना साधते हुए रावण तक का जिक्र किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं, हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत को देखकर वोट दें। खड़गे ने सवाल किया, तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें? पार्षद चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, MLA चुनाव में भी तुम्हारी सूरतें देखें, MP चुनाव यानी लोकसभा में भी तुम्हारी सूरतें देखें, हर जगह आपका ही चेहरा देखें। कितने चेहरे हैं आपके? क्या आपके रावण की तरह 100 मुख हैं क्या? खड़गे ने कहा कि PM मोदी काम पर कुछ नहीं बोलते, बीजेपी में सिर्फ जुमले हैं। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस हर प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी पर ही पलटवार और आक्रामक होती नजर आ रही है दोस्तों, और उल्टे सीधे बयान दे रही है। ऐसे में एक प्रधानमंत्री के तौर पर PM मोदी जी को इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके उनको संबोधन करना दोस्तों, ये कहां तक ठीक है? आप लोग राय सुझाव जरूर दीजिएगा। आप सभी को बता दें दोस्तों कि इससे पहले गुजरात इलेक्शन के प्रचार में भी मोदी जी ने कहा था कि मुझको सिर्फ गालियां ही मिलती है कांग्रेस की तरफ से, और वैसा ही दोस्तों होता हुआ अभी नजर आ रहा है। ऐसे में मोदी जी को उल्टा सीधा कहने वाले इन नेताओं को लेकर आपकी जो भी राय है दोस्तों बताइएगा जरूर, और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां रावण वाले बयान पर खड़गे को मिली पार्टी के भीतर से सलाह, कहा शब्दों का सावधानी से करे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी को रावण वाली टिप्पणी कहने के बाद बवाल मच गया था। ऐसे में अपने इस बयान को लेकर खड़गे अपनी ही पार्टी में घिरते हुए नजर आए दोस्तों, और इसको लेकर पार्टी के भीतर से उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने शब्दों का चुनाव सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि उनका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों पहले बातों की जुबान छोड़ दिया जाता
जाता है दोस्तों और उसके बाद सीख दी जाती है। और यही है विपक्ष पार्टी। ऐसे में अपनी राय तो अवश्य दीजिएगा। आप लोग एक और खबर की ओर चले जहां पर अखिलेश के ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य जी का जवाब का तिल मिला गए हैं, संघ की शाखा में जाना शुरू कर दें। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऑफर का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अखिलेश यादव की तरह सत्ता के लालच के लिए राजनीति में नहीं है बल्कि समाज सेवा के लिए बने हैं। जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को शाखा में ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तभी समझ आएगा कि उनका ऑफर देना बेकार है। वो बूथ पर कब्जा करके राजनीति करते आए हैं जो अब होने वाला नहीं है। दरअसल एक दिन पहले यानी गुरुवार को अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम को ऑफर देते हुए कहा था कि डिप्टी सीएम के पद में क्या रखा है, आप हमारे साथ आओ, हमारे 100 विधायक आपके साथ हो जाएंगे और आप मुख्यमंत्री बन जाना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इसी बयान पर जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर और मौर्य जी के इस बयान को लेकर दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां पर पंजाब प्लान बनाने लगी भाजपा। कैप्टन अमरिंदर और सुनील जाखड़ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुए शामिल। बता दें, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी और भाजपा के साथ गठबंधन में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी परंपरागत पटियाला सीट से हार गए थे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं और खबर की जहां पर पीएम आवास योजना की साल 2022-23 की लिस्ट जारी, तुरंत चेक करें अपना नाम। यह है प्रोसेस। बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार लोगों को घर बनाने के लिए लोन पर सब्सिडी देती है। कई बार ऐसा होता है कि घर बनकर तैयार हो जाता है, संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान आपसे नियमित रूप से ईएमआई भी वसूलते हैं, लेकिन आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। कई बार एक ही प्लॉट पर बने दो अलग अलग मकानों में किसी एक की सब्सिडी आ जाती है और दूसरे की नहीं आती। ऐसे में आपको अपने स्टेटस को चेक करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है और साल 2022-23 के लिए नई लिस्ट अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ लिस्ट चेक करने का प्रोसेस बता रहे हैं दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। ये 1 से लेकर 4 स्टेप्स है दोस्तों। इसके थ्रू आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे और आवेदन करना चाहते हैं, जो नए से आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमने स्क्रीन पर वो प्रोसेस लिख दिया है दोस्तों। हाउ टू अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना आप देख ही पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए।